Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor AneeqaMemon, and today we are going to learn sentence correction from CCE 2020's Precis and Composition paper. So आज हम CCE 2020 के Precis Composition paper से sentence correction वाला question solve करेंगे. So let's begin. Our first sentence is, I hope you don't mind me to sit near you. अच्छा, इस सेंटेंस में ये जो एक्सप्रेशन यूज हुई है, यू डोंट माइंड मी. So let's learn this expression first. You don't mind, right? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पहले तो हम समझ लेते हैं. यू डोंट माइंड का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है या तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, ठीक है, या तुम्हें कोई मसला ना हो तो. ठीक? अच्छा, यू के साथ भी आ सकता है, कोई और प्रोनाउन भी रख सकता है. आई डोंट माइंड, शी डजंट माइंड, ही डजंट माइंड, दे डोंट माइंड एंड सो ऑन, राइट? सो यू डोंट माइंड या आई डोंट माइंड का मतलब ये है कि कोई एतराज ना हो या कोई मसला ना हो तो, राइट? अच्छा जी. सो इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज ऐसे करते हैं कि यू डोंट माइंड के फौरन बाद आपने कोई जेरेंड या फिर कोई नाउन लगाना होता है. ठीक हो गया. अब व्हाट इज जेरेंड? Gerund is basically the fourth form of the verb that is used or that is function as an adjective, right? कि ऐसी fourth form of the verb या verb की fourth form जब भी sentence में as a noun function करेगी तो उसे हम gerund कहते हैं. Now what is fourth form of the verb? इसे हम present participle form of the verb भी कहते हैं. ing वाली जो form होती है उसे हम कहते हैं. जब वो sentence में as a noun function करे तो उसे हम कहते हैं gerund, right? Now let's see few examples. The example is, right now I am teaching you, right? So I am teaching you is मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर काम हो रहा है, right? So here I is the subject, am is a helping verb, teaching is a main verb जो कि काम कर रहा है, action है, ठीक है, action verb है, and then you is an object, right? So यहाँ पर बात ये तय हुई कि ये जो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है विच इज टीचिंग, यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है एज अ वर्ब क्योंकि किसी काम के होने को शो कर रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं ये कहूं टीचिंग इज माय प्रोफेशन, ठीक है, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है या टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, तो टीचिंग यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ, कोई काम नहीं हो रहा, राइट? मैं सिर्फ बता रही हूँ मेरे प्रोफेशन का जो नाम है वो टीचिंग है, राइट? सो यहाँ पर टीचिंग इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, नॉट अ वर्ब. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर आपके पास टीचिंग जो है वो एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है. दैट्स व्हाई टीचिंग इज कॉल्ड जेरेंट, राइट? अब टीचिंग इज, देखिए ना आप, यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज अ स्टेट वर्ब, राइट? ये स्टेट वर्ब, इसका कोई सब्जेक्ट तो होगा, बिना सब्जेक्ट के वर्ब कैसे लगा हुआ है, राइट? सो इसका सब्जेक्ट क्या है? टीचिंग. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो टीचिंग है दिस इज नाउन, क्योंकि टीचिंग इज नॉट अ प्रोनाउन. प्रोनाउन तो हमें पता है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, राइट? सो इनमें से तो टीचिंग कोई भी नहीं है, सो इट मीन्स टीचिंग एक नाउन है, राइट? इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल, राइट? सो हेयर द बॉय इज स्विमिंग, अब वो स्विम कर रहा है तो मैं एक एक्शन की बात कर रही हूँ, राइट? बट अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज हेल्दी फॉर, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? या फिर आई लाइक स्विमिंग, so swimming is good for health में swimming is a noun which is the name of an activity, right? और मैं बता रही हूँ कि ये जो एक्टिविटी है स्विमिंग, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, राइट? सो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग एक नाउन है, स्विमिंग सेंटेंस में आप सब्जेक्ट भी है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई लाइक स्विमिंग, तो मैं बता रही हूँ कि मुझे पसंद क्या है. लाइक का मतलब है पसंद होना, ठीक है? तो लाइक इज बेसिकली द मेन वर्ड इन द सेंटेंस, राइट? सो यहाँ लिख लेते हैं आई लाइक स्विमिंग, राइट? यहाँ पर आई इज द मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लाइक इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, राइट? सो
स्विमिंग क्या हुआ, स्विमिंग डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ठीक है। तो स्विमिंग क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए भी या तो नाउन होना पड़ता है या प्रोनाउन होना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर स्विमिंग आपके पास नाउन है, यानी कि जेरिन है, ठीक है। जेरिन नाउन ही होते हैं बेसिकली, राइट। समझ आ गया। तो जेरेंट का मतलब समझ आ गया हमें कि ऐसा वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन करेगा तो उसे हम जेरेंट बोलेंगे, राइट। तो हम यू डोंट माइंड या आई डोंट माइंड से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिस्कसिंग समथिंग विद यू, राइट। और आप मुझे उस मामले में कोई राय देना चाहते हैं। तो आप मुझे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें इस चीज पे कोई राय दूं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ओके, आई डोंट माइंड, I don't mind your opinion. Full stop. Right? I don't mind your opinion. ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है आपके ओपिनियन से, या मुझे कोई मसला नहीं है कि आप अपना ओपिनियन दें या आप ओपिनियन अपना रखें, या आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि जी बाहर बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, तो अम, आप देखें उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें एंड ऑल, तो मैं बोलती हूँ आई डोंट माइंड द नॉइस, ठीक है। मुझे शोर से कोई मसला नहीं है, राइट। सो अब समझ आ गई आपको। आई डोंट माइंड योर ओपिनियन, माइंड, आई डोंट माइंड के फौरन बाद मैंने लगाया है एक नाउन। ओपिनियन नाउन है, ठीक है। और नाउन डेफिनेटली अपने साथ क्या कैरी करेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव कह लें इसको, या पोजेसिव प्रोनाउन तो नहीं है, बेसिकली इट्स एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए या इसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, राइट। बेसिकली इट्स अ प्रोनाउन दैट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, तो इसे हम एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। बट ये पोजेसिव केस है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल बोलूं आई हैव, आई लाइक माई कार, राइट। अब कार इज अ नाउन, राइट। उससे पहले पोजेसिव केस आएगा ना, मेरी कार, राइट। आई लाइक योर कार, आई लाइक हर कार, ठीक है। तो कार इज अ नाउन, उससे पहले अगर आपने कोई अगर किसी के लिए पोजेशन शो करनी है कि ये कार किसी की है, तो डेफिनेटली आपने पोजेसिव केस लगाना होगा। एंड हियर योर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। सो इसी तरह से अगर मुझे आपके ओपिनियन से कोई एतराज नहीं है तो मैं यहाँ पर योर लगाऊंगी, विच इज अगेन अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आई डोंट माइंड द नॉइज, नॉइज आपके पास एक अगेन एक नाउन है, ठीक है। और आई डोंट माइंड द नॉइज, मुझे इस शोर से कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब हम जेरिन लगा के देखते हैं, ठीक है। आई डोंट माइंड योर सिंगिंग इन माई रूम, राइट। मुझे आपके मेरे कमरे में गाना गाने से कोई एतराज नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट माइंड योर सिंगिंग इन माई रूम, सिंगिंग हेयर गाना गाने से, ठीक है। यानी कि दिस इज एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से मुझे कोई एतराज नहीं है, विच इज गाना गाना। नाउ हेयर सिंगिंग इज अ जेरेंड, और जेरेंड इज बेसिकली अ नाउन। नाउन के साथ हमेशा एक पोजेसिव केस लगेगा जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई डोंट माइंड, आई सब्जेक्ट है, डोंट इज अ हेल्पिंग वर्ब, माइंड इज बेसिकली अ वर्ब हेयर, राइट। और यहाँ पर योर सिंगिंग इज एंटायर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। सिंगिंग तो डेफिनेटली एक नाउन है, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और सिंगिंग को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव वो भी इसके साथ ही काउंट हो जाएगा, राइट। सो अब आपको समझ आ गई कि आई डोंट माइंड के बाद पहले तो जेरेंड लगाते हैं, और उस जेरेंड को मॉडिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव लगेगा विच शुड बी अ पोजेसिव केस, राइट। इस सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं। आई होप यू डोंट माइंड मी टू सिट नियर यू, राइट। सो आई होप तो ठीक है यहाँ पर, आई होप यू डोंट माइंड, राइट। यहां तक तो ठीक है, ठीक है। आगे देखें आपने टू सिट लगा हुआ है, राइट। टू सिट इज अ इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हमने पढ़ा कि आई डोंट माइंड के बाद जेरेंड लगाना है या नाउन लगाना है, ठीक है। तो टू सिट का जेरेंड क्या हो जाएगा, सिटिंग,
राइट, नियर यू। ठीक है, ये तो आपके पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए मी का हम क्या करें, अब हम यहाँ पर मी लगा के देखते हैं। आई होप यू डोंट माइंड मी सिटिंग नियर यू। ठीक है, यानी कि आपको मेरा यहाँ मतलब मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आपके पास बैठना बुरा नहीं लग रहा है, या कोई एतराज नहीं है मेरे आपके करीब बैठने से। ठीक है, तो मेरा बैठना इज माई सिटिंग, राइट, बिकॉज सिटिंग हियर इज अ नाउन, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव केस लगेगा, या जो यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव लगेगा, वो पोजेसिव केस में लगेगा। ठीक है, मी यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि यहाँ पर सूटेबल नहीं है। ठीक हो गया। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई होप you don't mind my sitting near you. Second sentence is tall brown fat cows, two from Australia, give more milk. Now in this sentence you can notice cows, basically it's a noun, right? ठीक हो गया। अब बाकी जो इसके अराउंड वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। टॉल, राइट, टॉल काउ को मॉडिफाई कर रहा है, राइट, टॉल काउ के एक साइज बता रहे हैं, राइट। सो टॉल बाय डेफिनेशन एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन के बारे में कुछ भी बताए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट। सो दिस टॉल इज एन एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब ब्राउन भी काउ का कलर बता रहा है, अगेन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। सो इज द केस विथ फैट, ठीक है, ये भी आपके पास एडजेक्टिव है। टू इज काउ की क्वांटिटी बता रहा है, तो टू भी आपके पास एडजेक्टिव हुआ। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया काउ का ओरिजिन बता रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, राइट। ऐसा वर्ड जो कि नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है वो सारा आपके पास एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास एडजेक्टिव्स हैं। अब प्रॉब्लम इन एडजेक्टिव्स के ऑर्डर के साथ है। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा हुआ है सीएसएस वाली जो सीरीज है सेंटेंस करेक्शन की, या जो मेरी सेंटेंस करेक्शन रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन की सीरीज है, उसमें भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आ जाते हैं तो उन एडवर्ब्स को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इज ऑल्सो फिक्स्ड, राइट। हमारे पास रूल क्या कहता है कि जब आपके पास मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाए तो आपने किस ऑर्डर में रखना है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है डी, ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास क्यू, देन ओ, देन एस, देन ए, देन एस, देन सी, देन ओ, देन एम एंड देन पी, राइट। आप इसको प्रोनाउंसिएशन जो भी आप इसकी बना लें, फॉर एग्जांपल ये बन रही है डी कॉसेस कॉम्क, राइट। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, बाकी वट एवर यू वांट टू और हाउ एवर यू वांट टू। अच्छा, डी फॉर होता है डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो आपके पास सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। सो डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। उसके बाद क्यू इज फॉर क्वांटिटी, राइट, क्यू फॉर क्वांटिटी। सो ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नाउन की, उसको हम डिटर्मिनर के बाद प्लेस करेंगे। देन ओ इज फॉर ओपिनियन, ठीक है। इसके बाद एस इज फॉर साइज, देन ए इज फॉर एज, देन एस फॉर शेप, देन सी फॉर color, and then O for origin, and then we have M for material, and then we have P for purpose. ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक ऑर्डर है जो कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स में बताया हुआ है कि ऑर्डर ये होना चाहिए व्हेन यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं वो किन टाइप्स के हैं और फिर हम उनको किन ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले है आपके पास दिस टॉल, राइट। टॉल किस तरह का एडजेक्टिव है आपके पास, इट्स अ साइज, राइट। तो आप यहाँ पर लिख दें टॉल, sorry, here you can place tall, tall is the size, right। इसी तरह से ब्राउन देखें, ब्राउन क्या है, ब्राउन इज अ कलर, राइट।
देन फैट, फैट क्या है आपके पास, ये शेप भी ले सकते हैं इसको, आप साइज भी ले सकते हैं व्हाटएवर, लेकिन ये टॉल के हमने बाद लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। देन काउस तो आपके पास नाउन है इटसेल्फ, इसको तो हम बाद में प्लेस करेंगे डेफिनेटली एडजेक्टिव्स के। देन टू, टू इज द क्वांटिटी, राइट, तो क्वांटिटी आपके पास पहले प्लेस होगी, राइट। और फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज ओरिजिन, तो ओरिजिन आपके पास ब्राउन के बाद प्लेस होगा ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो अब आपके पास ऑर्डर समझ आ गई आपको, टू पहले आ जाएगा, देन टॉल आएगा, देन ब्राउन, देन सॉरी यहाँ पर मैंने फैट की जगह पर ब्राउन लिख दिया है, ठीक है, ये सॉरी, दिस वन आई हैव टू रिमूव दिस वन, यस। सो टॉल के बाद आएगा फैट, राइट, एंड देन यहाँ पर हमने लिखा था टू, ठीक हो गया। सो देन ब्राउन आएगा, देन ऑस्ट्रेलिया आएगा। सो लेट्स नाउ करेक्ट द ऑर्डर, टू पहले प्लेस करते हैं, टू, टॉल, फैट, ब्राउन, ठीक है। देन आपके पास इन एडजेक्टिव्स के बाद काउज है ना, तो काउज आप प्लेस कर सकते हैं साथ ही, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ऐसे ही हम रख सकते हैं, ठीक है। सो मुझे समझाने दें इसको, लाइक अगर लिख दिया मैंने टू टॉल फैट ब्राउन काउज, राइट, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर काउज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को आप काउज से पहले भी लगा सकते हैं, काउज के बाद जिस तरह से वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले उसी स्ट्रक्चर के तहत करेक्ट करते हैं, काउज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज के ऑस्ट्रेलिया की काउज, राइट। लेकिन आप देखें कि जब भी हम अपना भी ओरिजिन किसी बताते हैं किसी को, जैसे अगर मैं कहूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी आई एम ऑफ पाकिस्तान, मैं कहूंगी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। सो जब आप काउज का ओरिजिन बता रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट शुड बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो हम यहाँ पर काउज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया give more milk. Now this is your correct sentence, right? लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को एज एन एडजेक्टिव काउ से पहले ही लगाना चाहते हैं, इस तरह से ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं, टू टॉल फैट ब्राउन ऑस्ट्रेलियन काउस, राइट। हम इसी तरह से कहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी गर्ल, राइट, सो ऑस्ट्रेलियन पीपल, राइट। सो काउज अगर ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलियन काउ हो जाएगा, ठीक है। सो विल राइट ऑस्ट्रेलियन काउज गिव मोर मिल्क, राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक रूल याद रखिएगा कि जब हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं तो वी ट्राई टू मेक मिनिमम चेंजेस, राइट। सो अगर आप स्ट्रक्चर इसी तरह का रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप स्ट्रक्चर को जो है वो उसी तरह से रखें, और ऑस्ट्रेलियन काउस के बजाय काउस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव और दूसरे को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, राइट। कोऑर्डिनेटिव ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका अगर हम ऑर्डर आगे पीछे भी कर दें तो इट साउंड्स करेक्ट, राइट। जैसे कि फैट, टॉल, फैट एंड ब्राउन, राइट, ये तीनों की तीनों अपीयरेंस शो कर रहे हैं काउ की, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से कर दें फैट टॉल ब्राउन और टॉल ब्राउन फैट, ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता इसकी मीनिंग पे, क्योंकि तमाम एडजेक्टिव्स जो हैं यहाँ पर पेरेंट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि आपस में स्वैप हो सकते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स। और हम उनके बीच में जब वो एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो उनके बीच में या तो हम कोई कंजंक्शन पुट करते हैं या फिर हम कॉमा प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टॉल के बाद कॉमा लगाया है, फैट के बाद भी कॉमा लगाया है, ब्राउन के बाद भी कॉमा लगाया है, लेकिन यू शुड नोटिस हियर कि मैंने टू के बाद कॉमा नहीं लगाया। टू इज ऑल्सो एडजेक्टिव, मैं यहाँ पर भी कॉमा लगा सकती थी बट मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। इसी तरह से मैं ब्राउन के बाद ऑस्ट्रेलियन से पहले भी कॉमा लगा सकती थी, बट यहाँ पर भी मैंने कॉमा नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि टू एंड ऑस्ट्रेलियन और फिर ये सारे एडजेक्टिव्स मिलके बनाते हैं क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। ये सारे क्यूमुलेटिव हैं, ये तीनों तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये दोनों इन तीनों से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, ठीक है। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स एक हायरार्किकल मैनर शो करते हैं और उनको स्वैप करने से सेंटेंस
साउंड ठीक नहीं करता, ठीक है। जैसे आई कैन नॉट से दैट टॉल ब्राउन फैट 2 ऑस्ट्रेलियन काउज या Australian 2 cows, right? It would look really awkward. इसी तरह से if I say that the baby is sitting on a tall baby chair, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं tall baby chair तो ये तो सही साउंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं द बेबी सिटिंग ऑन बेबी टॉल चेयर, ठीक है, इट लुक्स रियली ऑकवर्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में स्वैप नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में हम कॉमा भी प्लेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो जो एडजेक्टिव्स क्यूमुलेटिव हैं उनके बीच में हमने यहाँ पर कॉमा प्लेस नहीं किया, जो कोऑर्डिनेटिव है उनके बीच में हमने कॉमा प्लेस किया। So I hope this is understandable. Now let's move towards the other sentence. The third sentence is, few antiques are there of a rich widows are up for auction. Again, there is a problem with the order of the sentence, right? So हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आर देयर यूज हुआ है, इसका मतलब कि देयर आर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सो जो सेंटेंस देयर आर से स्टार्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, राइट। हम इस तरह से कहते हैं ना, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर कुछ किताबें हैं, ठीक है। अगर एक किताब है तो हम बोलते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, राइट। लेकिन यहाँ पर एंटीक से इसका मतलब आर तो करेक्ट है, ठीक है। सो हम देयर आर से ही सेंटेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। So there are few antiques, ठीक है, कुछ एंटीक्स हैं, राइट। किसके हैं भाई? ऑफ अ रिच विडो, रिच विडो के, ऑफ अ रिच विडो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है here, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस किसी भी नाउन के फौरन बाद आता है, वो शो करता है कि नाउन की पोजेशन में कोई चीज है या वो पोजेसिव नाउन है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अलीज कार, अली के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, दिस इज अलीज कार, ये अली की गाड़ी है। दिस इज सनाज लैपटॉप, ये सना का लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, फ्यू एंटीक्स किसकी हैं? ऑफ अ रिच विडो, हम ऑलरेडी पोजेशन यूज कर चुके हैं। ऑफ वाली जो एक्सप्रेशन है दैट इज ऑल्सो फॉर शोइंग पोजेशन। फ्यू एंटीक्स ऑफ अ रिच विडो, ये आपके पास पोजेशन आप शो कर चुके हैं। या तो आप ऐसे लिख देते अ रिच विडोज एंटीक्स, ठीक है, रिच विडो की एंटीक्स, ठीक है, apostrophe s लगा के शो करते तो। लेकिन आप ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं, देयर इज नो नीड ऑफ apostrophe s, अदरवाइज इट वुड बी डबल पोजेशन एंड वी शुड अवॉइड दिस, राइट। अच्छा, इसके बाद आगे आर लगा हुआ है, आर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं स्टेट वर्ड, राइट, दोबारा इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब बाकी क्या बचा? अब फॉर ऑक्शन, ठीक है। सो देयर आर फ्यू एंटीक्स ऑफ अ रिच विडो अप फॉर ऑक्शन, बट अभी भी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। For that, you need to understand the difference between few and a few. Few और a few याद रखिएगा, ये एक काउंटेबल नाउन के साथ डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि few और a few के बाद काउंटेबल नाउन आएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के दोनों का मतलब ये है कि कोई चीज क्वांटिटी में कम है, ठीक है। ये तो सिमिलैरिटीज हो गई कि दोनों काउंटेबल नाउन के पहले आएंगे, और दोनों का मतलब है कि चीज, जो जिस भी चीज की बात हो रही है वो क्वांटिटी में कम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि फ्यू का मतलब ये है कि क्वांटिटी में कम है लेकिन ना होने के बराबर है, इनसफिशिएंट है। अब फ्यू का मतलब है कि क्वांटिटी में कम है लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि आप इतना कम है लेकिन इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपके काम आ सकता है चीज, ठीक है, जो भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, लेट्स से कि मेरे पास ज्यादा कोई किताब की कलेक्शन तो नहीं है, लेट्स से कि मेरे पास पांच किताबें, लेट्स से, ठीक है। आप मुझे कहते हैं कि मिस मुझे ना 2 किताबें दे दें अपनी कलेक्शन में, तो मैं कहती हूँ वेल आई डोंट हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स बट आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ ही किताबें हैं, कोई बहुत बड़ी कलेक्शन तो नहीं है, कुछ ही किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स एंड दे आर वेरी गुड, राइट, आई कैन गिव यू 1 2, राइट, मैं आपको 2 किताबें दे सकती हूँ, राइट। यानी कि मेरे पास कम किताबें हैं और वो अच्छी है और मैं आपको उनमें से 2 दे सकती हूँ, यानी कि मेरे पास कम तो है लेकिन सफिशिएंट थी, ठीक है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि मेरे पास 2 ही किताबें हैं और उनको मैं पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी कब कोई किताब
एक वक्त में पढ़ लेती हूँ, दूसरी किताब दूसरे वक्त में पढ़ लेती हूँ। अब आप मुझसे कहते हैं कि मिस आप मुझे ना कोई अच्छी सी 2 किताबें दे दें, ठीक है, अपनी कलेक्शन में से। मैं कहती हूँ भाई मेरे पास तो किताबें ही ज्यादा नहीं है, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास तो कुछ ही किताबें हैं, आई कैन नॉट गिव यू, और वो मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं आपको नहीं दे सकती, ठीक है। तो मतलब इतनी कम है कि ना होने के बराबर है, और वो मैं आपको दे भी नहीं सकती, ठीक है। सो फ्यू गिव्स अ नेगेटिव मैसेज कि नहीं है, इतनी कम है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, देयर आर फ्यू एंटीक्स ऑफ अ रिच विडो अप फॉर ऑक्शन। एंटीक्स इतने हैं कि ऑक्शन में जा सकते हैं या ऑक्शन में पड़ी हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सफिशिएंट हैं, कम है पर सफिशिएंट हैं। तो कम हो क्वांटिटी में लेकिन सफिशिएंट हो, तो उसके लिए हम फ्यू नहीं बल्कि अ फ्यू लगाते हैं, ठीक है। सो योर करेक्ट सेंटेंस वुड बी, देयर आर अ फ्यू एंटीक्स ऑफ अ रिच विडो अप फॉर ऑक्शन. Now let's move towards the other sentence. Our next sentence is, I don't identify, what are they? Okay, so I don't identify. Identify here is a wrong word, right? Because हम यूजुअली ये कहते हैं ना, मुझे नहीं पता वो क्या है या मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है। सो आई डोंट नो कहते हैं, मुझे नहीं पता के लिए आई डोंट नो, आई डोंट आइडेंटिफाई नहीं कह रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर दे, व्हाट आर दे, इसका स्ट्रक्चर देखें, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा WH क्वेश्चन में आता है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर दे, ठीक है, अगर ये खाली होता तो व्हाट आर दे वाज फाइन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता, विच शुड represent a direct question, ठीक है। Who are they, वो कौन है, ठीक है। What are they, वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आता, और उस सिनेरियो में क्या होता कि दे से पहले आर आता तो करेक्ट होता। लेकिन आप यहाँ देखें कि what is not in the beginning of the sentence, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो WH वर्ड सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर what is not in the beginning of the sentence, उससे पहले भी एक फ्रेज लगी हुई है, ठीक है, उससे पहले भी एक क्लॉज लगी हुई है। सो क्या है, आई डोंट नो, राइट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म में कोई चीज आई है, कोई सेंटेंस आया है, तो वो सॉरी कोई क्लॉज आई है, तो वो क्लॉज जो होगी वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन काउंट होगा। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हाट दे आर, ठीक है। अगर चीजें हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर भी हो सकता है, आई डोंट नो हु दे आर भी हो सकता है। अगर लोगों के बारे में बात हो रही है, मुझे नहीं पता वो कौन है, तो हु दे आर कर दें। मुझे नहीं पता वो क्या है, अगर चीजें हैं वो क्या है, या नॉर्मली भी आप बोल रहे हैं वो क्या है, लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर, राइट। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस. नाउ लेट्स मूव ऑनवर्ड्स. According to my firm belief, a life after this life is there. Again, there are वाला करेक्शन है यहाँ पर जो हमने अभी ही पढ़ा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माई फर्म बिलीफ, ये मुझे लगता है कि इट्स करेक्ट, राइट, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू माई फर्म बिलीफ, ठीक है, कॉमा कर दें इसको यहाँ पर, ठीक है। अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ इज देयर, राइट, आप इसको देयर इज से स्टार्ट कर दें, देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस वन कर दें, ठीक है। हम लाइफ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम दिस वन लगाएंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, अकॉर्डिंग टू माई फर्म बिलीफ देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस वन, ठीक है। कि मेरे बिलीफ के मुताबिक इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है, ठीक है। तो हम दोबारा से दिस लाइफ रिपीट नहीं करते हैं, हम इंग्लिश में अवॉइड करते हैं रेपिटेशन, इसीलिए हमने दिस वन लगा दिया, ठीक है। दिस वन इज representing life. Now the next sentence is, Karachi is far away from Sakhar as compared with Hyderabad. अच्छा, ये कहना ये चाह रहे हैं कि कराची का डिस्टेंस जो सखर से है वो ज्यादा है बनिस्बत कराची का डिस्टेंस हैदराबाद के, ठीक है।
सो कराची टू सखर जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है नॉट डिफरेंस। कराची टू सखर जो है उसका डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू कराची टू हैदराबाद के। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री यूज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, राइट। सो लेट्स यूज कंपैरेटिव डिग्री। कराची इज, फार की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फर्दर, राइट। ठीक है, कराची इज फर्दर अवे, यहाँ पर रिडंडेंट हो जाएगा, फर्दर का मतलब ही होता है दूर। ठीक है, तो हम बिला वजह अवे लगाएं, फर्दर फ्रॉम सखर। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री को आपको पता है जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ THAN देन का यूज होता है, THAN देन। ठीक है, देन फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्रॉम हैदराबाद लिख के देखते हैं, राइट, तो ये क्या हो गया, कराची इज फार्दर फ्रॉम सखर देन फ्रॉम हैदराबाद। भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों करेक्ट नहीं है, देन के बाद हमने नहीं शो किया कि फ्रॉम हैदराबाद, लाइक देन के बाद वाली जो क्लॉज है दिस इज नॉट कंप्लीट, राइट। कंप्लीट करने के लिए हम क्या कहेंगे, कराची इज फर्दर फ्रॉम सखर, और यहाँ पर भी आना चाहिए देन कराची इज फ्रॉम हैदराबाद, राइट। तो हम यहाँ पर दोबारा कराची इज रिपीट करने के बजाय हम लिखेंगे इट इज फ्रॉम हैदराबाद। नाउ दिस इट इज representing कराची, राइट। सो कराची इज फर्दर फ्रॉम सखर देन इट इज फ्रॉम हैदराबाद। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। Our next sentence is the owner and manager of the state are in their offices. Now here there is a mistake of the use of article. उसे छोटा सा एक रूल समझ लें कि अगर ऑनर और मैनेजर दोनों एक ही इंसान है, ठीक है, तो आपने एक द यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ है। लेकिन अगर ऑनर एंड मैनेजर दोनों अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है, तो आपने दो द यूज करने, दी ऑनर एंड दी मैनेजर, राइट। तो हम अपने सेंटेंस में देख लेते हैं कि क्या ऑनर और मैनेजर एक ही हैं स्टेट के या प्रॉपर्टी के, या फिर डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं, दी ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द स्टेट आर इन देयर ऑफिसेस। देयर ऑफिसेस से पता चल रहा है कि ऑफिसेस दो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑनर अलग बंदा है और मैनेजर अलग इंसान है। ठीक है, लेट्स से कि ऑनर अली है, मैनेजर हमाद है। ठीक है, सो देयर आर टू डिफरेंट पीपल, राइट। और ये दो डिफरेंट लोगों के बारे में बात हो रही है। जब यहाँ पर दो डिफरेंट लोगों के बारे में बात होगी तो आपके पास द रिपीट होगा। ठीक है, दी ऑनर एंड the manager of the state are in their offices, right? अगर यहाँ पर his office होता, his office, ठीक है, तो his office से हमें पता चलता है कि वो एक ही इंसान है, तो हम यहाँ पर the नहीं लगाते, फिर सेंटेंस हो जाता the owner and manager of the state are in his office, right? But right now his office नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर the manager लगाया है। Our next sentence is the deceased father said a will. So कहना ये चाह रहे हैं कि उनके मरहूम वालिद ने वसीयत की, या वसीयत की थी, या वसीयत तैयार की थी, या बनाई थी, whatever, right? सो सेड अ विल नहीं होता, कभी भी मेक अ विल होता है। ठीक है, मेक अ विल का मतलब होता है वसीयत करना, वसीयत तैयार करना, वसीयत कहना, वसीयत देना, वट एवर, राइट। उर्दू में से कुछ भी कहें लेकिन इट्स मेक अ विल, राइट। और मेक अ विल का पास्ट क्या हो जाएगा, मेड अ विल, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन, देयर डिसीज्ड फादर मेड अ विल, full stop. Now this is your correct sentence. So our next sentence is she said her farewell and was leaving. So ये थोड़ा सा ही करेक्ट करना है हमें। She said
ठीक है, हेयर नहीं है, हर। उसने उसे फेयरवेल कही, या फेयरवेल का मतलब आप बाय बाय भी कह सकते हैं, खुदाफिज भी कह सकते हैं। हम उर्दू में खुदाफिज करना कहते हैं कि हम उनको खुदाफिज करके फिर चले गए, या हम उनको बाय बाय करके चले गए, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो शी सेड हर फेयरवेल एंड वॉज लीविंग नहीं होगा बल्कि लेफ्ट होगा। वाई लेफ्ट? बिकॉज वॉज लीविंग इज अ कंटिन्यूअस टेंस, राइट? जब यहाँ पर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस है, सो इट वुड बी बेटर एंड अप्रोप्रिएट कि अगर आप नेक्स्ट भी पास्ट सिंपल ही रखें, ठीक है? तो शी के बाद सेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज दैट दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट सिंपल टेंस। शी सेड हर फेयरवेल, कि उसने से बाय बाय किया और वो चली गई, ठीक है? और वो जा रही थी, वुड लुक रियली ऑकवर्ड, राइट? सो ये आ जाएगा, शी सेड हर फेयरवेल and left. This is your correct sentence. Now the next is, I know what you are meaning. मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। हम कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है? सो यहाँ पर है, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है? इसके लिए हम व्हाट यू आर मीनिंग इज अ कंटिन्यूअस टेंस, और मीन आपके पास यहाँ पर एक स्टेट वर्ब होता है, ठीक है? आप लिस्ट ऑफ द स्टेट वर्ब्स देख लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि हम भले ही वो कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहे हो उर्दू में, या कंटिन्यूअस मीनिंग शो कर रहे हो, हम फिर भी उनको स्टेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है? So with this, we are going to end our video here. I hope this video is fruitful for all of you. Thank you for watching this video. And if you want more such videos, do let me know in the comment section and subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz. God bless.